नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत कारिया आज आदर्श अहमदाबाद में डिजिटल मीडिया लिटरेसी पे बात करूंगा। मैं पेरेंटिंग फॉर पीस और युवा मित्र के साथ जुड़ा हुआ हूं और मैं सूरत से हूं। प्रेजेंटेशन शुरू करते वक्त मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सूरत की टीम, डॉक्टर लोपा दलाल, मेरे बच्चे परम और नित्या और मेरे जितने भी युवा मित्र जो पेरेंट्स उनके मेरे पास बच्चे लेके आते हैं, उनसे मैंने जो कुछ भी डिजिटल लिटरेसी के बारे में जाना है, यहाँ पे सारे आइकॉन्स मैंने रखे हैं। काफ़ी आप जानते होंगे, काफ़ी आप नहीं जानते होंगे। इन सब के ऊपर डिजिटल मीडिया लिटरेसी में हम क्या कर सकते हैं, वो आज हम बात करने वाले हैं। जब फेसबुक लाइव करने का मुझे आदर्श अहमदाबाद से फ़ोन आया, तब मुझे लगा कि फेसबुक पे ये ज्ञान बांटना बहुत नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि सब लोग जानते हैं कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है और सब लोग ज़्यादातर ज्ञानी हैं। तो उस टाइम पे हम नहीं चाहेंगे कि मैं ज़्यादा बातें करूँ, पर फिर भी जितना मैंने प्रिपेयर किया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और मैं चाहूँगा कि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत टाइम से हम लोग जानते हैं कि बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ क्या होती है। तो देखा जाए तो AWF वो हमारा आंसर होता है, मतलब कि एयर, वाटर और फूड। पर आज के इस डिजिटल मीडिया में ये चेंज हो गया है और ये आज बन गया है एंड्रॉयड या एप्पल, व्हाट्सएप या वाईफाई और फेसबुक या फ्री इंटरनेट। हम देख रहे हैं कि आज के इस ज़माने में एजुकेशन जो पहले स्कूल में हुआ करता था वो भी ऑनलाइन होना चालू हो गया है। तो सब कुछ जब ऑनलाइन हो रहा है, तब हमें ये चिंता होती है कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो कैसी होगी। हो सकता है कि वो लोग अपने ब्रेन का बिल्कुल यूज नहीं करें, क्योंकि सब कुछ गूगल बाबा पे अवेलेबल है, तो ब्रेन का ग्रोथ कम होने लगे। ज्यादातर लोग मोबाइल में ही मीडिया का यूज करते हैं, तो उस टाइम पे हो सकता है कि आंखें बिल्कुल नीचे की तरफ रहे। टाइप करने के लिए दो थंब के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं हो, तो थम्स जो होते हैं कि बहुत बड़े हो जाए और एक जगह पे बैठे ही रहना है, तो कहीं मूवमेंट नहीं करना है, तो हो सकता है कि पैर भी एकदम छोटे हो जाए। पहले तीन बंदर हुआ करते थे, पर अब ये चौथा बंदर तो जो कंटिन्यू मोबाइल पे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले के टाइम में हमारा मोबाइल टाइम बहुत कम हुआ करता था, पर इस लॉकडाउन में टिपिकली मोबाइल यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये जो बंदर है वो एक्चुअली किसी को देखता नहीं है, किसी की सुनता नहीं है, किसी से बोलता नहीं है, बस टाइप भी किया जा रहा है। आज की जनरेशन अगर हम देखें तो वो कवच कुंडल के साथ पैदा होते हैं, मतलब उनके एक हाथ में मोबाइल और कान में वाईफाई, ब्लूटूथ ये होता है। तो ऐसे जनरेशन में जब बच्चे होते हैं, तब हमें ये होता है कि ये कब, ये डिजिटल मीडिया एडिक्शन अगर हम बोलें तो कब चालू होगा। जब बच्चे बड़े होके मोबाइल पे या टीवी पे गेम खेल रहे हैं तब ये चालू हुआ होगा? तो मैं बोलूंगा कि नहीं, ये चालू होता है जब बच्चा माँ के पेट में ही होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल हम अपनी न्यूज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने से पहले सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, इसलिए बच्चों जब पैदा होते हैं तब जन्म पे देखने जाता हूँ। तो उस टाइम पे एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा कि एक मदर को ऑपरेशन थिएटर में लिया गया और बच्चा डिलीवर हुआ। बच्चे को देखकर मैंने पेरेंट्स को समझाया और मैं वापस अपने कंसल्टिंग रूम में आ गया। वहां पे आके मैं क्या देखता हूँ कि फेसबुक पे मुझे टैग किया गया है, थैंक्स टू डॉक्टर प्रशांत कारिया दैट वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। तो ये इतना ज्यादा जो एडिक्शन हो गया है, उस एडिक्शन को की वजह से ऐसा हो रहा है कि बच्चे जो पहले हम चाहते थे कि वो टावर से खेलें, ब्लॉक्स बनाना सीखे, उसकी जगह पे वो मोबाइल स्वाइप करना सीख गए। हम चाहते थे कि वो सिंपल बोर्ड गेम खेले, उसकी जगह पे वो कंप्यूटर गेम खेलना चालू कर दिया। एक बॉटल पानी की खोलना उनके लिए शायद मुसीबत हो जाता था, पर वो कोई भी वेब ब्राउजर आज खोल लेते हैं। उनको अगर एक इमेजिनेटिव स्टोरी बोलना हो तो मुश्किल होगा, पर वो फोन पे, मोबाइल फोन पे घंटों बात कर सकेंगे, वो छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो। अगर हम उनको बोले कि शूलेस कैसे टाई करनी है तो वो शायद उन्हें नहीं आएगा, पर कंप्यूटर माउस को कैसे ऑपरेट करना है वो उनको आएगा। उनको हैंडकरचिप को फोल्ड करना शायद नहीं आए, पर स्मार्टफोन में कोई भी ऐप डाउनलोड करनी हो या इमरजेंसी टाइम पे 108 को फोन करना हो, तो ये सब बच्चे सीख रहे हैं। रीजन क्या है कि वो इतना जल्दी ये सीख रहे हैं? रीजन सिर्फ एक ही हम बोल सकते हैं उसका, कि बच्चे आज के डिजिटल मीडिया एडिक्शन में इसलिए हैं कि हमने उनको बहुत पहले से ये सब चीजें दी हुई है। अगर हम उनको ये चीजें देते ही नहीं
तो हो सकता था कि वो ये सीखते नहीं। पर बच्चों को गिफ्ट में बेबी लैपटॉप मिल जाता है। 92% ऑफ 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड कैन प्ले ऑल दिस गेम्स। आपको शायद तकलीफ हो टेम्पल रन खेलने में या सबवे सर्फर खेलने में, पर वो जिस स्पीड में 2 साल का बच्चा खेलता है, वो देख के ऐसा लगता ही नहीं कि उसको मुसीबत है। ये बच्चे सारे सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा हैं कि 2 साल से छोटे बच्चों की कुछ ना कुछ डिजिटल फुटप्रिंट मिली जाती है। मतलब अगर मैं चाहूं कि मैं 2 साल का था तब कैसा दिखता था, तो शायद मुझे अपना फोटो नहीं मिलेगा। और आजकल के बच्चे अगर बड़े हो जाएंगे और फिर ढूंढेंगे कि 2 साल 1 साल पे मैं कैसा दिखता था, तो उन्हें वो मीडिया पे दिखेगा ही। बच्चा साइकिल चलाने से पहले ही मोबाइल चलाना सीख लेता है। मोर देन 40% ऑफ टोडलर्स जो होते हैं वो खाते वक्त सिर्फ मोबाइल देखते रहते हैं। 65% ऑफ एडोलेसेंट्स जो हैं वो आज सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। जब हमने ये बात करी सोशल मीडिया की, तब 2019 का एक सर्वे मैंने देखा जिसमें मंथली एक्टिव यूजर्स इन मिलियंस, मार्क करिए मिलियंस में है। तो व्हाट्सएप यूजर्स 1600 लोग हैं, फेसबुक मैसेंजर 1300 लोग, वी चैट, क्यू क्यू मोबाइल, स्नैपचैट, ये तो शायद काफी पेरेंट्स को पता भी नहीं होगा, और टेलीग्राम। तो ये सब चीजों पे बच्चे ज्यादा एक्टिव हैं। व्हाट्सएप में जब ये हमने देखा तो 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं जो ज्यादा एक्टिव हैं व्हाट्सएप पे। इंस्टाग्राम की बात करें तो यूएसए के बाद इंडिया सेकंड आता है जिसमें हम ज्यादा मोबाइल ऐप का यूज करते हैं। ऐसी एक और यूज ऐप है टिकटॉक। 190 मिलियन बच्चे या एडल्ट्स सब मिलाकर टिकटॉक यूज करते हैं। ये टिकटॉक ऐसी चीज है कि इतना ज्यादा 10 या 12 सेकंड का वीडियो एडिक्टिंग होता है कि आप उसमें हंसना चालू कर देते हैं, आपको मजा आता है और आप एडिक्ट हो जाते हैं। आपका टाइम कहाँ चला जाता है आपको पता नहीं। और कई बार इसके ऊपर ऐसे ऐसे वीडियो होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एक सर्वे था जो किया गया था टिपिकली टीनेजर पे, क्योंकि मैं टीनेजर के साथ ज्यादा काम करता हूँ इसलिए मैं टीनेजर की बात कर रहा हूँ। कि पहले जब देखा गया था अराउंड 2012 में, तो एक बार से ज्यादा कोई अगर मोबाइल का यूज कर रहा होता, वो फिगर था 34%, और आज वो 70% है। और उसमें भी जो प्रॉब्लमेटिक फिगर है वो है 16% ऑफ द किड्स आर टोटली ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली ऑन द मोबाइल। हर घंटे मतलब वो लोग अपना मोबाइल चेक करते हैं। मतलब हम मोबाइल में ऐसे होता है कि अगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल नहीं देखा तो ऐसा लगेगा कि ये मोबाइल मर गया। मतलब हम इसकी बैटरी चेक करते रहते हैं, अच्छा जिंदा तो है ना, सांस तो ले रहा है ना। ये सब चीजें जो हो रही है वो प्रॉब्लम करा रही है। जब मैंने बोला कि टीनेजर्स एक्टिव हैं, तो उनके साथ साथ टीनेजर्स और जो उनको परेशान करने वाले हैं, ऐसे 30% लोग हैं जो फेक प्रोफाइल्स भी बनाते हैं। मैं जब टीनेजर से स्कूल में बात करता हूँ तब पता चलता है कि वो लोग बोलते हैं कि हम एक अकाउंट रखते हैं जो पेरेंट्स के लिए होता है, और एक अकाउंट होता है जो सीक्रेट होता है जिसमें हम सिर्फ फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं। तो ये एक ट्रेंड हो गया है। उस ट्रेंड के साथ साथ प्रॉब्लम ये हो गया है कि वो लोग रिस्की ऑनलाइन बिहेवियर में आ जाते हैं। आज जब हमें लगता है कि बच्चा जूम पे, वेबएक्स पे, मीट पे, कहीं पे भी वो स्कूल या ट्यूशन का पढ़ रहा है, उसकी जगह पे ये हो रहा है कि वो कुछ रिस्की बिहेवियर कर रहा है, वो कुछ ऐसा पोस्ट कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, वो किसी से इस तरह से बात कर रहा है जो उसे नहीं करनी चाहिए, वो शायद ऑनलाइन गेमिंग में पड़ा है, वो शायद ऑनलाइन गैम्बलिंग में पड़ा है। तो ये सब चीजें हमें देखनी होंगी। रिसर्च ये भी बताता है कि 37% ऑफ किड्स इन इंडिया आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम साइबर बुलिंग। पहले स्कूल में ऐसा होता था कि चिढ़ाते थे, अब नेट पे चिढ़ाना चालू किया है। थोड़े टाइम पहले हमने देखा था कि इंस्टा या एक वो चैट रूम बना था, बॉयज रूम, जिसमें जिस तरह की बुलिंग हो रही थी, जिस तरह की बातें हो रही थी, वो एक्चुअली सेक्स चैट की तरह भी हम बोल सकते हैं, वो सब हो रहा था। थोड़े किस्से जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़े या जो मेरे पास आए थे कि 19 साल का एक बच्चा दिल्ली में अपनी फैमिली को स्टैब कर देता है 33 टाइम्स। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने मना किया था पबजी खेलने के लिए, और इसलिए उसने अपने फैमिली मेंबर्स को मार दिया था। तो ये बहुत ज्यादा सीरियस चीज है। यथार्थ जो स्कूल में टॉपर था वो एकदम अच्छा था, पर उसकी एक फ्रेंड थी यशवी जो उससे जेलस थी। तो उसने क्या किया, फेसबुक पे फेक प्रोफाइल बना दी और उसको मैसेजेस सेंड करने चालू कर दिए कि यू आर अगली, यू आर डम, यू आर यूजलेस, गो गेट एफ द, योर मदर इज सच अ दिस। तो ये सब चीजें जब उसको बोला गया तो वो साइबर बुलिंग से प्रॉब्लमेटिक हुआ। आजकल के यंगस्टर्स, टीनेजर्स जो हैं, वो न्यूड या सेमी न्यूड फोटो डाल के अपनी ज्यादा लाइक्स पाना चाहते हैं। और उसमें से ये हो जाता है कि एक ये रियल किस्सा है जिसमें एक लड़की ने जो फोटो रखा था वो किसी ने पॉर्न साइट्स पे
डाल दिया कि दिस मॉडल इज अवेलेबल फॉर पॉन। जब ये बच्चे चैट करते हैं तब जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं वो शायद हमें पता नहीं चलती, तो हमें अपडेट रहना पड़ेगा। और आज जब ओटीटी मतलब नेटफ्लिक्स, अमेजोन ये सब है, तो वहां पे जब बच्चे देखते रहते हैं, वेब सीरीज देखते हैं या उनकी मूवीज देखते हैं, तो ज्यादातर मूवी में तीन चीजें कॉमन होती है: सेक्स, वायलेंस एंड बैड लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज है वो बहुत यंग बच्चे देखना चालू कर देते हैं। एक किस्सा सूरत में हमारे पास ऐसा आया था कि जब मदर ने बोला कि मैं शॉक हो गई थी जब मेरा बच्चा जो 12th स्टैंडर्ड में है वो स्टडीज में अच्छा था पर उसका डिटोरिएशन होने लगा और वो पूरी रात भर जगने लगा। पता ये चला कि वो पॉर्न देख रहा है। सरप्राइजिंग चीज इसमें जो जानने को मिली थी वो थी कि उसके पास अपना खुद का मोबाइल नहीं था, वो अपने दादा का मोबाइल रात को यूज करता था और उसमें पॉर्न देखता था। अब हुआ ये कि जब पूछा गया तब पता ये चला बच्चे के साथ जब बात की कि मैं तो कुछ नहीं करता था, दादाजी की जो हिस्ट्री थी वही मैं रात को देखता था और उसमें से मुझे पॉर्न मिला। तो कई बार ऐसा भी किस्से आ जाते हैं। और लास्ट केस जो मैं शेयर करूंगा वो है ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर का। ये एक साउथ कोरिया का किस्सा है जो पेपर में मैंने पढ़ा था कि एक हस्बैंड वाइफ जो अभी न्यूली वेड थे और उनका 3 महीने का बच्चा था, वो लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे थे और ऑनलाइन गेम का टाइटल क्या था, हाउ टू रेज अ चाइल्ड। तो उसमें इतने ज्यादा टास्क में वो पड़े रहे कि उन्होंने सिर्फ यही गेम खेली और वो बच्चा 24 घंटे अटेंशन नहीं मिलने की वजह से, उसको खाना नहीं मिला, केयर नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, इसलिए सीरियस होकर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। तो जब इतना ज्यादा डिजिटल मीडिया का हैवॉक आज हमारे बीच में है तो उस टाइम पे हमें ये लगता है कि क्यों ये एडिक्टिव होता है, क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, क्यों बच्चे उसी में रहते हैं। तो सिंपल सा आंसर है कि ये एकदम 24/7 अवेलेबल चीज होती है। छोटे से छोटा बच्चा वो इजीली यूज कर लेता है। क्यों यूज कर लेता है? जब 1.5 महीने पे मदर मेरे पास वैक्सीन के लिए आती है तो बच्चा रोता है तो तुरंत उसको मोबाइल दिखा के बेटा यूट्यूब में कार्टून आ रहा है ऐसे दिखा देते हैं तो बच्चा तुरंत वो पकड़ना सीख जाता है और तभी से उसका यूज चालू हो सकता है। आप इसमें एनोनिमसली यूज कर सकते हो, अपनी आइडेंटिटी दिखाने की जरूरत नहीं होती। और आपको ये लगता है कि मेरे तो फेसबुक पे, इंस्टा पे इतने ज्यादा फ्रेंड है, रियल लाइफ में एक भी फ्रेंड नहीं हो पर उसका फेसबुक पेज 5,000 फ्रेंड हो सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं, वो बहुत इजी मिलते हैं। ऑनलाइन गेम में भी ये होता है कि आप किसी को शायद खेलते हैं किसी गेम में तो खेल जीत नहीं सकते, पर ऑनलाइन गेम में आपको विक्ट्री पे विक्ट्री मिलती है, लेवल पे लेवल पार करते हैं। इसलिए ये हो जाता है कि वो बहुत अच्छे से ऑनलाइन यूज करते हैं। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं ये बोलूंगा कि बच्चों का जो ब्रेन होता है उसका डेवलपमेंट या माइलिनेशन जो होता है वो धीरे धीरे होता है और उनका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसका डेवलपमेंट अराउंड 20 ईयर्स तक होता है। पिक्चर में जैसे आप देख रहे होंगे कि ये जो बच्चे हैं उनको जो ब्लू कलर का ब्रेन है वो मैच्योर ब्रेन है और येलो रेड जो है वो इमेच्योर ब्रेन है। तो जब तक ब्रेन मैच्योर नहीं होता तब तक हो सकता है कि वो रिवॉर्ड सीकिंग के लिए उसके एडिक्ट हो जाए। स्टडीज ने ये भी देखा था कि जिस तरह से कोकेन ब्रेन का एक रिवॉर्ड सेंटर होता है उसको हाईजेक कर देता है, ओबेसिटी हाईजेक कर देता है, ऐसे मीडिया पे अगर आप कंटिन्यूअस रहेंगे तो मीडिया कैन हुक यू, हैक यू एंड हाईजेक यू। मतलब आपका रिवॉर्ड सेंटर वो हाईजेक भी कर सकता है। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं ये बोलूंगा कि बच्चों का ब्रेन जो होता है उसका ग्रोथ, इनिशियल ग्रोथ जो होता है वो पहले 2 साल में होता है और अराउंड 90% ग्रोथ तब हो जाता है और बाकी का बाद में होता है। अगर इसलिए इस टाइम पे उनको मोबाइल या स्क्रीन दिखाई गई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम में ये देखा गया कि जिस तरह से हम मोबाइल पे बात करते हैं उसमें आप देखोगे कि मोबाइल पे बात करते वक्त हम कंटिन्यू फोन अगर यहाँ पे रखेंगे तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और हमें थोड़ा हीट फील होना चालू होगी। ये हीट हो सकता है कि कार्सिनोजेनिक हो। जैसे ये इमेजेस जो मैंने आपको दिखाई हैं जिसमें ब्लू और येलो एरिया है वो नॉर्मल एरिया था पर मोबाइल के यूज के बाद वो एरिया रेड हो गया। तो मतलब थर्मल इफेक्ट इतनी ज्यादा आ गई कि उसकी वजह से हो सकता है कि ये कार्सिनोजेनिक भी हो। जब हम बच्चों के ब्रेन को देखते हैं तो जब वो मोबाइल का यूज करते हैं तो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ उनका जो ब्रेन होता है वहां तक रेडिएशन पेनिट्रेट करते हैं। 10 साल में वो हाफ ऑफ द ब्रेन को पेनिट्रेट करते हैं और एडल्ट्स में 1/3 ऑफ डेप्थ को पेनिट्रेट करते हैं। मतलब जितना छोटा बच्चा उतना अगर मोबाइल या स्क्रीन का यूज ज्यादा हुआ तो उनको रेडिएशन से इफेक्ट्स ज्यादा होंगे। एडिशन की तरह मैं आपको अगर बोलूं कि उनके ऊपर क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होती हैं तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता। बच्चा एक जगह पे बैठ के कंटिन्यू मोबाइल या टीवी देखता रहेगा तो उसका जो ग्रोथ होना चाहिए वो अच्छे से नहीं होगा, उसका कोई सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, एक दूसरे से बात करना क्या होता है वो नहीं होगा, सिर्फ मोबाइल में देखते रहेंगे। मोबाइल पे आजकल जिस तरह से वायलेंस दिखाया जाता है
इससे बच्चों को लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है और उनको एक दूसरे के लिए एम्पैथी जो होनी चाहिए वो भी नहीं होती। कंटिन्यू देखते रहने की वजह से कई बार मदर्स को ऐसा लगता है कि मैं बच्चों को राइम्स दिखा रही हूँ, एबीसीडी दिखा रही हूँ, तो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, पर एक्चुअली उल्टा होता है, उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी अच्छे से हो नहीं पाता है, उनका कॉग्निशन भी डेवलप नहीं होता, वैल्यूज, मोरल वैल्यूज जैसा बच्चों में नहीं रहता, क्योंकि वो देखते रहते हैं कि यहाँ पे तो हमने देखा वेब सीरीज में कि किसी को भी गोली मार दिया, किसी को भी कुछ बोल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो मोरालिटी डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होता और सेल्फ इमेज भी अच्छी नहीं बनती। सब लोग जीरो फिगर या एप्स के पीछे पड़े रहते हैं और फिर अगर वो नॉर्मल है तो भी उनको ये लगता है कि मेरी इमेज अच्छी नहीं है, और उसके साथ साथ एडोलेसेंट में हमने ये भी देखा है कि उनका सेक्सुअलिटी डेवलपमेंट भी कम होता है। तो जब हम सब ये चीजें बोल रहे हैं तब हमें पता होना चाहिए कि क्या साइंस है जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम मोबाइल या स्क्रीन एडिक्ट हैं। पहले जब बच्चे उठते थे तब ये बोलते थे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, और आज के बच्चे बोलते हैं कराग्रे वस्ते व्हाट्सएपम कर मध्य तु फेसबुकम कर मूले तु इंस्टाग्रामम प्रभाते कर दर्शनम। तो इस तरह का जब हो गया है, और हमारे साथ भी, बच्चे नहीं हम भी, क्रेविंग होता है कंटिन्यूस, उठे और देखा किसने हमको रिप्लाई किया, किसने हमको लाइक किया। लाइटर मोड पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सलीम अनारकली को बोल सकता है कि चलो अनारकली उठो, सबको सेम टू यू या गुड मॉर्निंग बोलना है। तो ये जब क्रेविंग हो जाता है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, आपको कंट्रोल नहीं रहता, सारे मैसेज फॉरवर्ड करने हैं। मैसेज आया कि कोरोना का इतना ज्यादा वो हो गया है कि इंडिया टॉप 4 कंट्रीज में हो गया, चलो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, उसमें से कोई और फॉरवर्ड कर देगा कि इंडिया तो आज टॉप कंट्री हो गई, तो वो देखे बिना ही फॉरवर्ड करना, ये एक मोबाइल एडिक्शन का है। हम कहीं पे भी मिलते हैं तो देखते रहते हैं मोबाइल मोबाइल मोबाइल, कुछ भी काम कर रहे हैं तो वहां पे भी मोबाइल देख रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। पहले ये देखा गया था कि एक यंगस्टर लड़के या लड़कियां अगर कहीं पे हैं तो या तो बातें करेंगे या खेलेंगे, उसकी जगह पे आज ये हो गया है कि वो लोग कंटिन्यूअस मोबाइल पे हैं, उनको सिर्फ यही कंपल्सन होता है, जहां पे भी है वहां पे उनको यही करना है। वो चल रहे हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं, वो किसी से बात कर रहे हैं, वो डिनर टेबल पे बैठे हैं, वो बेडरूम में, वो बाथरूम में, कहीं पे भी आप एक जगह ऐसी बोलो जहां पे हमारी स्क्रीन आज ना हो और वो हमें प्रॉब्लम नहीं करा रही। आज सबको एक वाइब्रेशन सिंड्रोम जैसा आ गया है। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे और कोई वाइब्रेट हुआ, अच्छा मेरा कोई मैसेज आया, चलो मैं चेक कर लेता हूँ, मेरा इनबॉक्स जो है वो जीरो रहना चाहिए, उसमें एक भी मैसेज ऐसा नहीं होना चाहिए जो अनरीड हो। मैंने एक बार सिर्फ 3 वीक के लिए मोबाइल यूज नहीं किया था एंड मेरे मोबाइल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेजेस थे जो कभी पढ़े नहीं थे। तो ये अगर हमारे में है कि नहीं सारे मैसेज पढ़ता रहूं तो शायद हम मीडिया के एडिक्ट हो गए हैं। अगर आपके फ्रेंड आपको मिलते नहीं है या सिर्फ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे हाय बोलते हैं, इसका मतलब शायद आप मीडिया एडिक्ट हो गए हैं। आपने जो चीज देखी उसको आपको अपडेट करना है। आपने कचरे का ढेर देखा, आपने कुत्ते को रास्ते पे सुसु करते देखा, या आपने देखा कि कोई चॉकलेट खा रहा है, कुछ भी देखा, पर आपको यही पोस्ट करना है, तो आप मीडिया एडिक्ट हो चुके हैं। थोड़ी थोड़ी देर में आपने पोस्ट किया और फिर काउंट करते रहते हैं, अच्छा 1 लाइक हुई, 10 लाइक हुई, 100 लाइक हुई, 150 हुई, 500 हुई, 1000 हुई, इसका मतलब आप मीडिया एडिक्ट हो। और उसके अंदर एडोलेसेंट सबसे ज्यादा एडिक्ट होते हैं कि अच्छा मुझे आप 80,000 मिली तो मैं लैक्स में कैसे जाऊं, लैक्स में मिली तो करोड़ में कैसे जाऊं। तो वो एक एडिक्शन का मेन रीजन है। और दूसरा, हम जहां पे भी जाते हैं वहां पे फ्री वाईफाई का अगर पासवर्ड पूछते रहते हैं तो इसका मतलब हम शायद मोबाइल एडिक्ट हो चुके हैं। इन सब चीजों के बीच में आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो सोशल मीडिया सिक्योरिटी के बारे में बात करूंगा, और हम कैसे सेफ रह सकते हैं उसके बारे में ज्यादा बात करूंगा। कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट आप यूज कर रहे हो, वो ट्विटर है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, वीमियो है, कुछ भी है, उसके ऊपर अब जब आप पोस्ट करते हैं तब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी थिंकिंग क्या है। ये थिंक मतलब क्या है, जो चीज सच है उसी को पोस्ट करे, जो किसी को हेल्पफुल है वही पोस्ट करे, जो किसी को इंस्पायर कर सकती है उसी को पोस्ट करे, और जो दूसरों के लिए अच्छी है उसी को पोस्ट करे, और अगर आप इसमें किसी के लिए काइंड है तो ही पोस्ट करे। अगर हम ये सीख जाएंगे तो आई थिंक डिजिटल मीडिया लिटरेसी हम सीख चुके हैं। सेफ बुक के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी है एडल्ट्स, एडोलेसेंट्स और बच्चे सबको, कि जब भी कोई ये यूज कर रहा है, एडोलेसेंट्स जब सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ फ्रेंड्स से कनेक्ट करें, सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ, नहीं कि फ्रेंड्स के साथ।
मतलब होता ये है कि आपने पोस्ट रखी और आपको ज्यादा लाइक्स चाहिए तो ज्यादा फ्रेंड्स होंगे तो आपको अच्छा रहेगा, किंतु ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि आपको पता नहीं सामने वाला जो है वो कौन है, उसकी एज क्या है। सेकेंड चीज ये होती है कि जो पासवर्ड होता है वो आप सिक्योर रखें, किसी के साथ शेयर नहीं करें। हो सकता है कोई इसका मिसयूज करके आपकी वॉल पे कुछ भी लिख सकता है। कभी भी, जैसे आगे मैंने बोला वैसे, किसी को हर्ट हो ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड थिंक बिफोर यू पोस्ट, सबसे काइंड रहे और जो प्राइवेसी सेटिंग है उसका अच्छे से यूज करें। तो जब बच्चे अगर बोलते हैं कि हमें सोशल मीडिया यूज करना है, तो उस टाइम पे पेरेंट्स के साथ हम एक कॉन्ट्रैक्ट करने की बात करते हैं, जिसमें हम ये बोलते हैं कि मैं, अगर बच्चा यूज करना चाहता है तो वो पेरेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसमें क्या बोलेगा कि मैं पेरेंट्स से परमिशन लूंगा बिफोर ज्वाइनिंग द कोई भी मीडिया साइट्स। मैं जो कुछ भी बात करूंगा सोशल मीडिया पे, उसमें प्राइवेसी सेटिंग्स जो है उसमें मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। मैं अपने पेरेंट्स के साथ पासवर्ड शेयर करूंगा। यहाँ पे मेरे एक एडोलेसेंट बच्चे ने जो मुझे बोला था कि मैं अपना यूज रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमेशा ये देखता था कि मेरा जो यूज है वो यूज में मेरा पासवर्ड में इनिशियल 4 लेटर्स जो हैं वो मेरे होते थे, और बाकी के जो 4 लेटर्स होते थे वो लेटर्स हमेशा मेरे पेरेंट्स के होते थे। तो इस तरह से पासवर्ड रख सकते थे। एंड पेरेंट्स के अलावा किसी और के साथ ये पासवर्ड शेयर नहीं करेंगे, और पेरेंट की परमिशन के बिना ये चेंज भी नहीं करेंगे। और जैसे मैंने बोला वैसे, जब वो यूज करते हैं तो हमें हमें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, और हमें ये भी बोलना चाहिए कि मैं जो कुछ भी सेट करूंगा उसमें कोई दूसरा फेक अकाउंट नहीं बनाऊंगा। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। शेयरिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जब बच्चे कुछ भी शेयर करते हैं उसमें जरूरी ये होता है कि वो अपनी नाम, एज, एड्रेस, स्कूल सब कुछ लिख देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, कई बार जो बच्चों को परेशान करने वाले लोग होते हैं वो पूरा उनका शेड्यूल फॉलो करते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि उनका किडनैपिंग भी हो जाता है। सो ये सब चीजें वो नहीं रखेंगे, वो उनको बोलना होगा। सेकेंड, जब भी वो कोई फोटो पोस्ट करते हैं तब उनको ऐसा फोटो पोस्ट करना चाहिए जो अपने पेरेंट्स के साथ देखने में कंफर्टेबल हो। तो वो पेरेंट की परमिशन के बिना नहीं रखेंगे, क्योंकि जब वो पोस्ट करते हैं तब सेकेंड चीज ये भी होगी कि उसकी विजिबिलिटी ओनली टू फ्रेंड्स रखेंगे, नहीं कि पब्लिक, जिससे ये होगा कि कोई आपका फोटो मॉर्फ नहीं कर पाएगा। और ये फोटोज जब भी शेयर करते हैं तब हम कोई भी ऑफेंसिव इमेज, इनअप्रोप्रिएट इमेज या कोई ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे जिससे प्रॉब्लम हो। अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के टाइम में किसी किसी ने वीडियोस जो सोशल मीडियाज पे रखे, उसमें जो लैंग्वेज थी उसमें प्रॉब्लम था, और उसकी वजह से काफी बच्चों के ऊपर साइबर सेल ने एक्शन भी लिए थे। एक लड़की एडोलेसेंट एज की थी, वो नॉर्थ गुजरात में कहीं से थी। उसने रात को 9 बजे ब्रिज पे खड़े होके ऐसे वीडियो बनाया, मोदी जी लॉकडाउन हटाओ, मोदी जी लॉकडाउन हटाओ। और उस लड़की को पुलिस ने ट्रैक करके पकड़ लिया कि रात को 9 बजे आप कैसे ब्रिज पे जा सकते हैं। तो ये सब चीजें भी बच्चों को सिखानी बहुत जरूरी है। मेन चीज जो बुलिंग की है उसके ऊपर मैं लास्ट में लेने ही वाला हूं, पर मैं अभी आपको बोल देता हूं कि ये बहुत ज्यादा आजकल के बच्चों में हो रहा है कि मुंह पे नहीं बोल सकते थे, इसलिए एनोनिमस अकाउंट बना के वो बुली करते हैं। तो ये बच्चे नहीं करें, और अगर वो बुली हो रहे हैं तो पेरेंट के साथ शेयर करें। वो उनको बोलना बहुत जरूरी है। अगर उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस सोशल मीडिया की वजह से कम हो रहा है तो फिर हमें कंट्रोल रखना होगा, और उनको बोलना होगा कि भाई ये रूल्स हैं कि हम इतना ही मोबाइल यूज करेंगे। हम आजकल मोबाइल में सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, तो उस टाइम पे भी थोड़े सिक्योरिटी रूल्स अगर हम रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि ऑफिशियल स्टोर्स, प्ले स्टोर या एप्पल का जो स्टोर है उससे ही डाउनलोड करें, थर्ड पार्टी वाली कोई ऐप डाउनलोड नहीं करें। वो जो ऐप डाउनलोड कर रहे हैं उसके बारे में रिसर्च अच्छे से कर दें, उसके डेवलपर कौन है, उनके रिव्यूज कैसे हैं, वो अगर अच्छे होंगे तो अच्छा है। अभी एक ऐप थी जो व्हाट्सएप हम सब लोग यूज करते हैं, पर व्हाट्सएप जैसी दूसरी ऐप व्हाट्सएप अपडेटर करके एक किसी ने, हैकर ने डाली हुई थी, जिसके 10 लाख से भी ज्यादा डाउनलोडर थे, और उस ऐप की वजह से काफी लोगों को प्रॉब्लम हुआ था। तो जेन्यून ऐप हो वो बहुत जरूरी है, इसलिए हमें स्पेलिंग भी चेक करना और टाइटल भी चेक करना बहुत जरूरी है। कोई कोई ऐप ऐसी होती है कि आपने हमारी ऐप डाउनलोड कर ली तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, तो ऐसी ऐप से भी बचकर रहना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ऐप की वजह से मोबाइल में कोई वायरस या मालवेयर आ गया है, तो उस टाइम पे
फैक्ट्री रीसेट करना भी बहुत जरूरी है। साथ में जरूरी है कि आप लाइसेंस वर्जन एंटीवायरस भी रखें उसमें। जब आपने कोई ऐप डाउनलोड की है तो उसमें अगर कोई रिव्यू में ऐसा है कि नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ऐसे थोड़े से ज्यादा रिव्यूज हैं, तो उस ऐप को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। हम ज्यादातर ये करते हैं कि हम ऐप डाउनलोड करते हैं, फिर काम नहीं होता तो भी जंक की तरह वो मोबाइल में पड़ी रहती है। तो जब उसका काम नहीं है तब उसको अनइंस्टॉल करना भी बहुत जरूरी है। किसी भी मोबाइल ईमेल में सोशल मीडिया पे आपको दिखे कि ये ऐप अच्छी है, उसकी एडवर्टाइज बहुत आती रहती है, तो उसको डाउनलोड करने से पहले रिव्यू, जैसे मैंने आगे बोला, वो देखना बहुत जरूरी है। अपना एंटीवायरस अगर आप रख रहे हैं तो उसको अपडेट करना भी जरूरी है। और ये भी देखना जरूरी है कि पब्लिश डेट कौन सी है। अगर वो फेक ऐप होगी तो उसकी बहुत रिसेंट डेट होगी, क्योंकि जैसे प्रॉब्लम होता है वैसे हम रिपोर्ट करना चालू कर देते हैं तो प्ले स्टोर या आईफोन स्टोर उसको रिमूव कर देते हैं। तो अगर बहुत रिसेंट डेट है तो उसको हमें डाउनलोड नहीं करना चाहिए। तो ये तो थोड़ी डिजिटल मीडिया लिटरेसी के बारे में बात हो गई। हमें ये भी लगता है कि ये डिजिटल मीडिया अच्छी चीज है, मतलब आज बच्चे उसकी वजह से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ये अच्छा है कि नहीं, वो जब हम बात करेंगे तब जो मेरे पास सिनेरियो आए थे उस सिनेरियो के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। एक पेरेंट ने आके मुझे ये बोला था कि मेरा जो बच्चा है वो सिर्फ ऑनलाइन होता है, टीवी या मोबाइल होता है तो ही खाना खाता है, नहीं तो नहीं खाता है। तो उस टाइम पे काफी पेरेंट्स ऐसे होंगे कि नहीं मैंने मना किया तो मोबाइल पे खाना नहीं खाना है, जब खाना खा रहे हैं तब मोबाइल यूज नहीं करना है, मतलब वो अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ पेरेंट्स हो गए। कुछ थोड़े पेरेंट्स होते हैं कि चलो खा लिया ना कोई बात नहीं, मोबाइल दिया और खा लिया तो भी चलेगा, तो ऐसे परमिसिव पेरेंट्स होते हैं। कुछ निग्लेक्टफुल पेरेंट होते हैं, मतलब बच्चा भी मोबाइल पे है और पेरेंट भी मोबाइल पे है, तो ऐसी पेरेंटिंग हमें नहीं करनी है। हमें बैलेंस पेरेंटिंग करनी है। हमें जो पेरेंटिंग करनी है उसमें हमें बच्चों से ये बोलना होगा कि चलो बेटा हम सब लोग पहले खाना खा लेते हैं और फिर हम सब लोग साथ में देखते हैं। क्यों साथ में देखते हैं वो भी मैं बताता हूँ। जब बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं तब हमें ये लगता है कि ये बच्चे तो एडिक्ट हो गए, मोबाइल के बिना खाना ही नहीं खाते, मोबाइल के बिना कुछ करते ही नहीं है, पर ये एडिक्शन कहाँ से लगा? अगर हमने उसको मोबाइल दिया ही नहीं होता तो शायद नहीं लगता। इसलिए एब्सटिनेंस उनको नहीं देना, एक एज से पहले नहीं देना, वही मेन सोल्यूशन है। हमको एज अप्रोप्रिएट स्क्रीन टाइम रखना भी बहुत जरूरी है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एज वेल एज अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये कहती है कि 0 to 2 years ये एज ऐसी है जिसमें नो स्क्रीन एट ऑल, मार्क द वर्ड्स, कोई स्क्रीन दिखानी नहीं है। सिर्फ एक्सेप्शन ये है कि अगर आप रिलेटिव्स दूर रहते हैं तो उनको कभी वीडियो चैट में बच्चा दिखा सकते हैं। 2 से 6 साल के एज के बीच में लिमिटेड लेस देन 1 hour पर डे ये होता है, पर उस टाइम पे भी पेरेंटल प्रेजेंस इज मस्ट, मतलब बच्चे क्या देख रहे हैं वो पेरेंट्स को देखना चाहिए। और उस टाइम पे हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स, मतलब आप कार्टून्स ऐसे होते हैं आजकल के जो कार्टून्स हैं, मतलब वो ज्यादातर कार्टून्स ऐसे होते हैं कि 2 से 6 साल के एज में अगर बच्चे को डोरेमोन पसंद है, अगर बच्चे को छोटा भीम पसंद है, तो ये सब में ज्यादातर बच्चे डोरेमोन में यही सीख रहे हैं या सिंचेन में ये सीख रहे हैं कि स्कूल नहीं जाना चाहिए। भीम देख के हमें अच्छा लगेगा कि बच्चे वैल्यूज सीखेंगे, पर उस टाइम पे ज्यादातर बच्चे ये सीखते हैं लड्डू खाएंगे ताकत आएगी और हम किसी को भी मार पाएंगे। तो ये हमें पेरेंटल सुपरविजन में देखना बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ कुछ कार्टून हैं जैसे कि माशा एंड द बेयर, पॉ पेट्रोल, ये कार्टून ऐसे हैं कि जिसमें थोड़ा सा एजुकेशनल चीजें हैं तो वो हम बच्चों को दिखा सकते हैं। बाकी के जो बच्चे बचे 6 साल से लेकर 16 साल, उनमें हम बोल सकते हैं कि 1 घंटा स्कूल डेज में और 2 घंटा हॉलीडेज में वो देख सकते हैं, पर अगेन सुपरविजन मस्ट है। अभी जब ऑनलाइन एजुकेशन सब कुछ हो गया है तो हम मोबाइल में एप्स रख सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि वो एजुकेशन में कितना टाइम डाल रहे हैं और बाकी का कितना टाइम दे रहे हैं। तो ऐसी ऐप आईफोन में इनबिल्ट आती है जिसका नाम है स्क्रीन टाइम। गूगल ने डिजिटल वेलनेस या फिर स्क्रीन टाइम या यूजेस टाइम, ऐसी एप्स एंड्रॉइड में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल की एवरेज जो है देखने की वो 6 घंटा वो मोबाइल यूज करता है। तब ऐसा लगा कि क्रोम पूरा ज्यादा टाइम देखता रहता है, उसका इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कम है। पर जब पूछा कि क्रोम पे क्या करते हैं, अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन कर रहा था तो बराबर है। उस टाइम पे हम गूगल क्रोम की हिस्ट्री देख सकते हैं, उस हिस्ट्री में अगर वो सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन देख रहा था तो बराबर है। पर उस टाइम पे अगर वो वेब सीरीज देख रहा है, अगर वो कार्टून देख रहा है, अगर वो कुछ और देख रहा है, तो उसका मतलब कि ये यूज लिमिट करने की जरूरत है। तो ये ऐप होना और कंट्रोल होना बहुत जरूरी है।
सेकेंड चीज होती है कि बी अ रोल मॉडल। हम बच्चों को बोलते रहते हैं कि आप बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, पर सेम टाइम पे पेरेंट्स ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं। मुझे याद है कि 2017 में, आज से 3 साल पहले, जब मेरा पहला आर्टिकल दिव्य भास्कर में आया था, उसका टाइटल था कि जब बच्चों से बात करते हैं तब मोबाइल लैपटॉप बंद रखें। अब उस टाइम पे मैं हमारे एसोसिएशन में प्रेसिडेंट था, पीडियाट्रिक एसोसिएशन में, तो मुझे ज्यादातर लैपटॉप पे रहना पड़ता था, मेल्स करने पड़ते थे, व्हाट्सएप पे रहना पड़ता था। तो मेरे बेटे ने मुझे तब बोला था, पापा पहले आप खुद करो फिर मुझे बोलो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे यूज नहीं करें, तो आपको उनके लिए अच्छा रोल मॉडल बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन में बच्चे मोबाइल पे नहीं रहे और बुक्स रीड करें, तो आपको भी बुक्स रीड करनी होगी। मतलब मैं तो ये बोलूंगा, कभी भी अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपको फॉलो करें, तो आपको रोल मॉडल बनना बहुत जरूरी है। तो वो एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए। सेकेंड चीज, यंग बच्चे, उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि एज ए पीडियाट्रिशियन हम लोग बोलते हैं कि इनिशियल 1000 डेज, मतलब कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है वो 9 मंथ्स मतलब 270 डेज, और इनिशियल 2 years मतलब 730 डेज, ये 1000 डेज में ब्रेन डेवलपमेंट अराउंड 90% हो जाता है। तो इस टाइम पे अगर हम स्क्रीन नहीं देखें और सिर्फ कम्युनिकेट करें, तो याद रखें बच्चों का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। ज्यादातर पेरेंट्स ये एक्सक्यूज देते रहते हैं कि मोबाइल में इतना ज्यादा क्रिएटिव राइम्स आती रहती हैं, पिक्चर्स आते रहते हैं, तो बच्चों को मजा आता है। तो क्या हम बच्चों से बात करते हैं तब इस तरह से नहीं कर सकते कि हम राइम्स जो कर रहे हैं वो एक्शन के साथ करें? हम जो भी एक्शंस करेंगे उनको मजा आएगा। मतलब एक पेरेंट ने मुझे राइम सुनाई थी, एक बिलाड़ी जाड़ी एणे पैरी साड़ी। अब उस राइम को जब वो बच्चों के सामने दिखा रहे थे, तो बच्चा हंस रहा था, उसको मजा आ रहा था। एक पेरेंट ने ऐसा बोला था कि वो पिनोक्यो की स्टोरी बता रहे थे, तो उसमें अपने बेटे या बेटी को उन्होंने हीरो या हीरोइन बना दिया स्टोरी को, तो उसको ज्यादा मजा आ रहा था। तो क्या हम ये डिफरेंटली नहीं कर सकते? क्या हम उनको दूसरी आउटडोर गेम्स में एंगेज नहीं कर सकते? याद रखें, बच्चे ब्लॉक से खेलते हैं, बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, बॉल से खेलते हैं, रोप स्किपिंग करते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं, तो उनको ज्यादा मजा आता है। और अगर आप उनके साथ करोगे तो आपको मजा आएगा। मैंने ये लॉकडाउन में ज्यादा महसूस किया कि जब हम बच्चों के साथ ये कर रहे थे, तो उनको कभी मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ी थी, और आपके साथ भी शायद ये होगा। ई से मैं ये बोलूंगा कि उनको रियल वर्ल्ड में एजुकेट करना चाहिए। आप उनको रैम दिखा देते हैं और विजिट टू फार्म तो वो सिर्फ देखता है, उसकी जगह पे आप उसको फार्म पे ले जाते हैं, वहां पे जाके वो ग्रीनरी देखता है, वहां पे जाके वो गार्डन देखता है, वहां पे जाके वो नदी देखता है, वहां पे जाके वो जो एनिमल्स हैं उन सबको देखता है। तो वहां पे खेलने में भी मजा आएगा और उसको याद भी अच्छे से रहेगा। इसलिए ज्यादातर स्कूल्स में ये देखा था मैंने कि वो लोग प्ले ग्रुप में जब बच्चे होते हैं तो बेकिंग करना होता है, तो कैसे करना है वो उनको बोलेंगे तो बच्चे भूल जाएंगे, पर उनको जब बेकरी में ले जाते हैं और उनको दिखाते हैं कि ब्रेड ऐसे बनती है, तो बच्चा एंजॉय करके सीखता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था कि उनको सिर्फ बोलोगे तो वो भूल जाएंगे, पर जब उनको इन्वॉल्व करोगे तो उनको मजा आएगा। सो बच्चों के साथ इन्वॉल्व होके उनको ये कराना जरूरी है। फ्यू लास्ट थिंग्स के जो ज्यादा जरूरी है, फिर मैं चाहूंगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो हम वो क्वेश्चंस लेंगे। जैसे एक फैमिली मीडिया पॉलिसी सबको बनानी चाहिए और अपने घर में स्टिक करके रखनी चाहिए। जैसे ये चीजें हैं जहां पे मोबाइल या टीवी का बिल्कुल यूज नहीं हो सकता। जैसे आप बोल सकते हो बेडरूम में नहीं हो सकता, डाइनिंग एरिया में नहीं हो सकता। एक पेरेंट ने तो मुझे ये बोला था कि हम मना करते हैं बाथरूम में मोबाइल नहीं। क्यों? क्योंकि वो बाथरूम में बैठ के कंटिन्यू मोबाइल में रहते हैं। तो वो आपकी फैमिली के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। आप स्क्रीन फ्री टाइम, ये भी एक पॉलिसी होती है जो आप डिसाइड करनी होती है। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं ये बोलता हूँ कि 1 hour बिफोर बेड। क्यों? क्योंकि जब आप मोबाइल देखते हैं तो उसमें से ब्लू लाइट निकलती है। वो ब्लू लाइट आपके बॉडी में मेलेटोनिन सिक्रीशन जो साइंटिफिकली होता है उसको डिसरप्ट करता है और आपको जल्दी नींद नहीं आएगी। इसलिए वो जरूरी होता है कि 1 घंटा पहले कभी भी हम मोबाइल या स्क्रीन यूज नहीं करते हैं। सेम चीज, कोई कैफिनेटेड ड्रिंक नहीं लेते जिससे हमें नींद नहीं आए। नींद बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती है। मिनिमम 8 hours स्लीप किसी भी एज पे, और जितना बच्चा छोटा उतना उसके ज्यादा स्लीप की जरूरत होती है। मतलब हो सकता है कि 4-5 साल का बच्चा है तो उसको 10 घंटे 11 घंटे नींद मिलनी चाहिए, तो उसका डेवलपमेंट होगा। सेकेंड चीज जरूरी नींद के लिए ये भी होती है कि उनका जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन होता है वो ज्यादातर नाइट टाइम में होता है। तो उस टाइम पे अनइंटरप्टेड 8 घंटे की स्लीप अगर उनको मिलती है तो वो बहुत अच्छी होती है, तो वो देना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, जैसे मैंने बोला था कि उठते ही मोबाइल ले लिया, ऐसे नहीं। 1 hour आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम द बेड कोई मोबाइल नहीं। आप जब खाना खा रहे हैं तब नहीं, जब फैमिली के साथ हैं तब नहीं। वॉकिंग, आप मानोगे इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें चलते चलते लोग मोबाइल यूज करते हैं और गटर में गिर के मर जाते हैं। चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है, ड्राइव करते हैं उस टाइम पे मोबाइल पे होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये अगर होता है
तो ये मीडिया पॉलिसी होनी चाहिए कि हम इस टाइम पे तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। हम कहीं पे भी छोटी जगह पे जा रहे होते उस टाइम पे भी ऐसा हो जाता है कि हम मोबाइल यूज करते तो वो भी नहीं करना चाहिए। उसके ऑप्शंस में आउटडोर गेम्स होनी चाहिए जहां पे आप एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं, बुक रीडिंग होना चाहिए या फैमिली टाइम होना चाहिए। अगर अभी ऐसा हो गया है कि एक घर में, जैसे हम घर में 4 लोग हैं और हमारे पास मिनिमम 5 मोबाइल है, तो हम क्या ये नहीं कर सकते कि हफ्ते का एक दिन, जैसे फास्ट करते थे हम, ऐसा ये करते हैं कि सिर्फ एक मोबाइल चालू रहेगा, बाकी का सब मोबाइल बंद रहेंगे। वो एक मोबाइल भी चालू क्यों? क्योंकि अगर किसी को इमरजेंसी में कोई कांटेक्ट करना है तो कर पाए, इसलिए क्योंकि लैंडलाइन नहीं है इसलिए। तो इतना अगर डिजिटल फास्ट हम कर पाएंगे तो भी अच्छा हो जाएगा। बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के बारे में भी थोड़ा हमें सिखाना होगा। वो जो देखते हैं उसके बारे में अगर हम उनको सिखाएंगे कि नहीं ये चीजें अच्छी नहीं है, तो भी बहुत अच्छा हो पाएगा। लास्ट के 2-3 टॉपिक जो मैं बोलूंगा कि ये बच्चे जब सेल्फी के पीछे पड़ते रहते हैं तो डेंजर सेल्फीज बहुत लेते हैं, मतलब जहां पे भी गए वहां पे सेल्फी लेते हैं। तो ये सेल्फाइटिस करके एक डिसऑर्डर अभी साइंटिफिकली देखा गया है, इसमें कई बार बहुत ज्यादा हार्म्स भी हुए हैं, तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए। ऐसा माना गया है कि अगर आप दिन की 5 से ज्यादा सेल्फी लेते हैं तो भी आप सेल्फाइटिस से सफर कर रहे हैं, तो वो भी हमें थोड़ी कम लेनी चाहिए। आगे जैसे मैंने बोला था साइबर बुलिंग, तो साइबर बुलिंग मतलब क्या? कोई आपके बारे में कुछ गंदी कमेंट कर रहा है, वो कमेंट आपके ऊपर आ रही है तो आपको परेशान कर रहा है। क्योंकि आज मेरे फेसबुक पे आगे अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं आदर्श अहमदाबाद पे, और किसी ने यहाँ पे कुछ गंदा लिख दिया, तो जितने भी आप सब लोग देख रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो देख रहे हैं, उनको ये दिखेगा कि ये खराब कमेंट की तो मेरी इमेज खराब होगी। तो इसको हम साइबर बुलिंग कह सकते हैं। कोई आपके गंदे पिक्चर्स अपलोड कर देता है, उसको भी हम साइबर बुलिंग करते हैं। तो इसके लिए जब भी बच्चे के साथ ऐसा होता है तो बच्चे के साथ ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि जो मैसेंजर वो यूज कर रहे हैं अभी टेम्पररी उसको यूज करें। जिस मैसेंजर पे वो मैसेज आ रहा है उस आदमी को वो ब्लॉक कर दे, और जो एविडेंस है उसको प्रिजर्व करे, हाइड कर दे, डिलीट नहीं करे। और जब हम ये साइबर एक्सपर्ट को देते हैं तो हमें एक लिंक बना के देते हैं जिससे हम उनका आईपी एड्रेस ट्रेस कर सकते हैं, और साइबर एक्सपर्ट इस तरह से उनको पनिशमेंट दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों को सिखाना ये भी जरूरी है कि रिटेलिएशन कभी नहीं करना, मतलब सामने बैक आंसर नहीं देना। किसी ने गंदा लिखा, आपने गंदा लिख दिया, मतलब आपने भी साइबर बुलिंग कर दिया है। और हमेशा रिपोर्ट करें, ऐसा कुछ भी होता है तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है और रिपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो इसके साथ मैं ये कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे यूज कम करें, मोबाइल का यूज जो कुछ भी कर रहे थे वो ज्यादा नहीं करें, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उनके साथ रहें। अगर आप उनके साथ रहते हैं, उनके पास रहते हैं, तो ये होगा कि वो आपकी सब बातें सुनेंगे, वो आपकी सब बातें मानेंगे। आप जो कर रहे हैं या आप जो चाहते हैं वो करें, वो भी वो करना शुरू कर देंगे। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी ऐसा हो रहा है, मीडिया पे कुछ भी अब्यूज हो रहा है, तो हम बच्चों को सुने, उनको सपोर्ट करें और उनकी बात सुने। इसके साथ मैं यहाँ का सेशन जो है वो समाप्त करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आपके जो कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछें। थोड़े पेरेंट्स हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछे और मैं ट्राई कर रहा हूँ उनके आंसर देने का। 2 मीडियम पे हम हैं, दोनों पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन जो फेसबुक पे हैं पहले मैं ले रहा हूँ। चैताली ध्रुव ने पूछा है कि अगर पेरेंट्स को मोबाइल का इतना कुछ पता नहीं है तो कंट्रोल कैसे करें टीनेज बच्चों को। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। आपको अपडेट रहना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज मेरे पास एक पेरेंट आए थे और वो बोल रहे थे कि उनकी बेटी 13 साल की है और अचानक से स्टडी में उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रही थी पर वो अभी मार्क्स नहीं लेके आ रही। वो मोबाइल का जो यूज कर रही है उस यूज में ऐसा हो रहा है कि हमें तो यही लगता है कि वो ऑनलाइन सिर्फ स्टडी कर रही है, पर हुआ ये कि जब वो लेके आया और मैंने उस बच्ची से बात की तो पता चला कि वो ज्यादातर सोशल मीडिया पर रहती थी। इसलिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आप कैसे अपडेट रह पाएंगे? तो आपको अपडेट रहने के लिए जो भी बच्चे यूज कर रहे हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने ऐप आपको बोली थी, आईफोन में इनबिल्ट है स्क्रीन टाइम, और बाकी के एंड्रॉयड फोन में डिजिटल वेलनेस। तो ये डिजिटल वेलनेस ऐप का एडवांटेज क्या है कि जब बच्चे पहली बार कोई भी ईमेल आईडी आप उसमें डाल रहे हैं तो उस ईमेल आईडी को आप अपने मोबाइल के साथ लिंक कर सकते हैं।
हमारा जो मोबाइल होता है उसमें डिजिटल वेलनेस फॉर पेरेंट्स ऐसे ऐप होगी, और जो बच्चों का मोबाइल है उसमें डिजिटल वेलनेस फॉर टीनेजर्स एंड चिल्ड्रन ये ऐप होगी। तो उसकी वजह से ऐसा होगा कि वो ऐप जो कुछ भी यूज करेंगे वो तुरंत हमें पता चल जाएगी। अगर वो ऐप ऐसी यूज कर रहे हैं जो ऐप उन्हें यूज नहीं करनी चाहिए और फिर भी वो यूज कर रहे हैं तो तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। थर्ड, जब भी वो ऐप ऐसी डाउनलोड करेंगे जिस ऐप के लिए पेरेंटल परमिशन चाहिए तो आपके ऊपर परमिशन पहले आएगी। थर्ड, आप उनका स्क्रीन टाइम देख पाओगे कि वो कितने टाइम के लिए मोबाइल पे हैं। तो उससे वो अगर ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे निकाल रहे हैं तो आप वो अवॉइड करा पाएंगे। आप उनको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, मतलब आप अपने उसमें टाइम लिमिट डाल सकते हैं कि अच्छा, आज अगर आपको ये सोशल मीडिया यूज करना है तो आप सिर्फ इतना ही यूज करेंगे, ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। आप बच्चे देखो, ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर वो यूज करते हैं कोई भी ऐप, आप सोशल मीडिया में देखो, अगर वो फेसबुक, इंस्टा या कुछ भी यूज करते हैं तो वो पहले मना कर देंगे कि नहीं, आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं आ सकते। तब हम उनसे बात करके उनके फ्रेंड लिस्ट में रहना जरूरी है और उनको बताना भी जरूरी है कि वी आर नॉट वॉचिंग यू, वी आर जस्ट सपोर्टिंग यू। तो इस तरह से हो सकता है। सेकेंड, अगर आप जब भी स्मार्टफोन ले रहे हैं तो आपको उसके सारे फीचर पता होने चाहिए। आप अपने पेरेंट्स का एक ग्रुप बना सकते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स जितने भी हैं उनको नहीं आता मोबाइल, तो वो दूसरे पेरेंट्स से बात करेंगे, अच्छा ये इंस्टाग्राम में किस तरह से स्टोरी बनाते हैं, अच्छा ये लोग स्नैपचैट पे जो फोटोज रखते हैं उसमें क्या करते हैं, अच्छा ये लोग जिस तरह से फेसबुक पे एक दूसरे से बात करते हैं या चैट रूम बना देते हैं तो क्या होता है। उसके साथ साथ ये भी जरूरी होता है कि हम ये सीखें कि हम बच्चे जो भी यूज कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री किस तरह से देखेंगे। तो उसके लिए आपको जो ब्राउजर है आपका उसमें कंट्रोल H करोगे तो आपको हिस्ट्री दिखेगी कि वो क्या यूज कर रहे हैं। आप ऐप में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या यूज कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल टिप थी जो मैं आपको देना चाहता हूं। और जब भी बच्चे ये यूज कर रहे होते हैं, अभी मेरी बेटी मेरे बाजू में बैठी है और सुन रही है, तो उसने मुझे ये बोला कि पापा वो जब ऐप में लिमिट डालते हैं तो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, तो वो इग्नोर नहीं करे, वो भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आप जब भी उसकी स्क्रीन टाइम देखोगे तो उसमें देखना जरूरी है कि उन्होंने कितने टाइम के लिए क्या देखा था। तो ये एक आंसर मैं आपके क्वेश्चन का दे सकता हूँ। दूसरे पेरेंट ने पूछा है, संजय ने, कि हम बच्चों को क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं, क्योंकि वो मोबाइल में यूट्यूब पे देखते रहते हैं तो उसमें से उनको क्रिएटिविटी मिलती है। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब से क्रिएटिविटी मिले। आप अगर उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, आप उनको अपना टाइम दोगे, तो हो सकता है कि ज्यादा क्रिएटिव वो बन जाए। आप उनको अप्रिशिएट करो। यूट्यूब में क्या होगा, वो देखेंगे तो सिर्फ देखेंगे। रियल लाइफ में जब आप उनसे बात करके दिखाओगे, जैसे अभी मैंने देखा कि लॉकडाउन में काफी ज्यादा चीजें जो बच्चे सीखे, तो उसमें क्या सीखे कि अचानक से पहले पेपर था उसमें से वो बोट बनाना सीखे। बोट को अगर उल्टा कर दिया तो दो गधे के जैसे हॉर्न बन जाते हैं, ऐसा बनाते हैं, उसमें से वो कैमरा बना देते हैं। तो वो करेंगे और वो एंजॉय करते हैं। तो उस टाइम पे ज्यादा जरूरी है कि हम ये देखें कि वो इस टाइम का यूज अच्छे से कर रहे हैं। तो आप उनको सिखा सकते हैं क्रिएटिविटी। उसके लिए जरूरी ये होता है कि हो सकता है कि जरूरी हो तो आप भी मीडिया का यूज थोड़ा करें, पर अंडर सुपरविजन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक दूसरे पेरेंट ने पूछा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो एडोलेसेंट बच्चे हैं वो पोर्नोग्राफी जो देख रहे थे वो एक्चुअली देख रहे थे या कोई पॉपअप आ गया। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि नॉर्मली आज अभी ऑनलाइन में यही हो रहा है कि हम जब भी कुछ देख रहे हैं तो उस टाइम पे पॉपअप्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और वो जो पॉपअप्स आते हैं उस पॉपअप की वजह से ऐसा होता है कि कई बार ऐसी साइट्स खुल जाती हैं। उस टाइम पे मैंने जैसे ऐप नाम आपको ऑलरेडी बताया था कि जो ऐप होती है उसमें आपको दिखेगा कि बच्चा साइट पे कितने टाइम के लिए था। अगर बच्चा 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए था दैट मीन्स वो पॉपअप था। और अगर बच्चा 50 मिनट के लिए उसी साइट पे था दैट मीन्स कि बच्चा पॉर्न एडिक्ट हो गया है। तो उस टाइम पे हमें जो करेक्टिव स्टेप्स लेने हैं वो लेने जरूरी है। सेकेंड, जो बच्चे अभी ज्यादातर
सेक्सुअल कंटेंट, वायलेंस या बैड लैंग्वेज सीखते हैं वो ज्यादातर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मतलब नेटफ्लिक्स या प्राइम से सीखते हैं। तो उस टाइम पे जरूरी है कि आप प्रोफाइल बना के रखें। प्रोफाइल का मतलब क्या है कि दो टाइप के यूजर्स हो सकते हैं, एक चिल्ड्रन और एक एडल्ट। मतलब आपका जो यूज हो रहा है वो एडल्ट यूज होगा, तो आप कोई भी चीज वहां पे देख रहे हैं, पर जब आपका बच्चा लॉग इन हो रहा है तो उस टाइम पे वो सिर्फ एज अप्रोप्रिएट चीजें देख पाएगा। वो ज्यादा चीजें ऐसी होगी कि जिसमें 12+ लाइसेंस है तो वो उसको दिखेगी नहीं। पर इसके लिए जरूरी होता है कि आप प्रोफाइल बनाए और उस प्रोफाइल में जो एडल्ट की लिंक है उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें और बच्चों की लिंक को ओपन रखें, तो वो देख पाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। एक पेरेंट ने ये भी पूछा है कि बुक के अंदर फोन रखते हैं, जब भी रूम पे जाओ तो बुक रीड करते हैं। तो मैंने यही बोला कि आप जब ऐसा हो रहा होता है तो ये देखिए कि उनके मोबाइल में ये ऐप है जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो स्क्रीन कितने टाइम तक देखा। सी उन्होंने मैन्युपुलेट किया कि बुक के अंदर मोबाइल रख दिया, पर अगर आपने वो ऐप में देखा कि नहीं वो तो कंटिन्यू एक दिन का 7 घंटा 8 घंटा, जैसे मैंने आपको स्क्रीन दिखाई थी अभी, वो 7 8 घंटे तक बच्चा मोबाइल पे था, इसका मतलब वो चीटिंग कर रहा था। तो आप मॉनिटरिंग करके उसको सिखा सकते हैं। एंड इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि हम उनको ये समझाएं कि बेटा इसका यूज किस तरह से करना होता है। सेकेंड चीज थोड़ा डिफिकल्ट है, पर बच्चों को स्मार्टफोन जो हम देते हैं या जो यूज करना है, अगर पहले से हमने उनके साथ शेयरिंग और कंडक्ट का यूज हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो वो अच्छे से यूज करेंगे। मैं इसलिए बता पा रहा हूं कि मेरा बच्चा अभी 8 स्टैंडर्ड में है एंड वो फर्स्ट में था तब से आईपैड यूज करता है, 8 साल से यूज करता है, पर कभी भी उसका यूज 30 मिनट से ज्यादा दिन का नहीं था। अभी का टाइम अलग है कि अभी ऑनलाइन एजुकेशन है, आप देख रहे हैं कि वो पीछे बैठ के पढ़ ही रहा है अभी, और वो आके शांति से सुन रहा है और पढ़ रहा है। उसका जो यूज है वो अभी सिर्फ, अगर उसने मुझे बोला कि हाँ पापा सुबह मेरे स्कूल में 5 घंटे का ऑनलाइन क्लास होता है और फिर 2 3 घंटे में ट्यूशन का वो जो देख रहा हूँ, तो 8 घंटे का यूज हो गया। उसके अलावा का जो कुछ भी यूज है उसके आईपैड में वो उसका रिक्रिएशनल होता है, तो वो मॉनिटरिंग ऐप में तुरंत दिख जाएगा। तो हमें वो मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। कोमल ने ये पूछा है कि अगर काम ही पूरा मोबाइल पे हो रहा है तो बच्चों को कैसे रोके कि ना लो मोबाइल। तो मैं यही बोल रहा हूं कि मना करने के लिए हम ये ऐप का यूज कर रहे हैं, और दूसरा बच्चों को क्या यूज है। अगर बच्चों को इंटरनेट का यूज ज्यादा है तो हम उनको डेस्कटॉप दे सकते हैं जो सब ओपन है, मतलब सब लोग देख सकते हैं कि उसके ऊपर वो क्या कर रहा है। स्कूलिंग अगर उसको करना है तो वो उसके ऊपर ही कर सकता है, मतलब उसको जो कुछ भी करना है तो वो उसके ऊपर ही, मतलब डेस्कटॉप के ऊपर कर सकता है। सेकेंड, मेजोरिटी जो बच्चे होते हैं वो मांगते हैं कि हमें फोन चाहिए, फोन चाहिए, हम ट्यूशन जा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, हमें कम्युनिकेट करना है, तो उस टाइम पे नॉन स्मार्टफोन भी दे सकते हैं, पर ये कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि मेरा नेफ्यू 10th में था, तब उसको मैंने सैमसंग गुरु करके एक फोन दिया था, 1800 रुपए का फोन था। आई एम टॉकिंग अबाउट 7 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब उसने मना कर दिया कि नहीं ऐसा डब्बा फोन मैं नहीं लूंगा। तब पेरेंट्स ने और मैंने हमने यही बोला कि बेटा जब तक तेरा 12th खत्म नहीं हो रहा तब तक तू ये यूज कर, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। उसके बाद तुझे जो फोन यूज करना है वो फोन यूज कर। और आज वो जॉब कर रहा है, इंजीनियर बन गया है, कंप्यूटर इंजीनियर, और उसके बाद उसको जो फोन यूज करना है वो यूज कर रहा है, जिस तरह का यूज करना है वो कर रहा है, क्योंकि अब वो रिस्पॉन्सिबल यूज कर रहा है। जब ये छोटे होते हैं, टीनेज में होते हैं, अगेन मैं रिपीट करूंगा, उनका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसका डेवलपमेंट कम हुआ होता है, तो उसकी वजह से ये होता है कि उनमें थिंकिंग स्किल नहीं होती, इसलिए वो एडिक्ट हो जाते हैं। आप अभी देखेंगे नॉर्मली तो दो एक्सट्रीम्स हैं, जो टीनेजर्स हैं और जो एल्डर्स हैं, सीनियर सिटीजन, दोनों ज्यादातर मोबाइल में एडिक्ट हो सकते हैं, और बीच के एज के होते हैं वो उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज जानते हैं, इसलिए उससे दूर रह सकते हैं। तो जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करना चाहिए। चैताली ने यह भी पूछा है कि कितना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए बच्चों पे। ये तो पेरेंटिंग का बेसिक रूल है कि ट्रस्ट देम, एंड उनको ये बोलना जरूरी है कि बेटा हमने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, आप भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। दोनों म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों ये मैं बोल रहा हूं, अगर मेरा बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है और ज्यादा यूज कर रहा है और फिर वो हिस्ट्री निकाल देता है, दैट मीन्स
वो कुछ छुपा रहा है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें वो है। जैसे अभी हमने पोर्नोग्राफी की बात की या साइबर बुलिंग की बात की, तो बच्चे जब वहां पे चले जाते हैं तो क्या होता है कि कोई ना कोई उसको परेशान करने वाला होता है, जो प्रेडेटर्स हम बोलते हैं, वो उसको परेशान करेगा, उसके डेटा को हैक करेगा। आज मेरे एक दो फ्रेंड्स है कंप्यूटर इंजीनियर, वो मुझे बोलते हैं कि प्रशांत आप अपना फोन मुझे दे दो, मैं फोन को टच भी नहीं करूंगा, रूम में बैठा रहूंगा और उसको हैक कर लूंगा। तो जब बच्चे ऑनलाइन किसी से चैट कर रहे हैं, किसी स्ट्रेंजर से चैट कर रहे हैं, किसी ऐसी साइट पे जा रहे हैं, तब उनका पूरा डेटा हैक हो सकता है। तो हमें उनको ये बोलना बहुत जरूरी है कि देयर हैज टू बी अ लिंक बिटवीन पेरेंट एंड अ चाइल्ड, के सब कुछ वी कैन शेयर विद ईच अदर। अगर मेरा बेटा मुझे बोले कि पापा मैं ऑनलाइन था और किसी ने मेरी सोशल मीडिया साइट्स पे आके मेरे लिए खराब लिखा, तो तुरंत वो शेयर करे तो मैं खुश हो जाऊंगा। उसने ये बोला मतलब कि वो परेशान हो रहा था और मेरी हेल्प ले रहा है। तो वो एनवायरनमेंट हमें देना जरूरी है, और इसका डिजिटल मीडिया से बहुत लेना देना नहीं है। सब चीजों में ये चीज होना जरूरी है कि बच्चे हम पे ट्रस्ट कर सके और हम बच्चों पे ट्रस्ट कर सके, तो ही हम बच्चों के साथ बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। सो आई थिंक मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, जब बच्चे हमसे कुछ छुपाना शुरू कर देते हैं, तब कहीं ना कहीं कोई गलती हमसे जरूर हुई है। हमें हमेशा से बच्चों को ये एनवायरनमेंट देना जरूरी है कि अगर उसने कोई गलती की है तो वो गलती भी शेयर करे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो एक केस आया हुआ था एडोलेसेंट का, जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा क्योंकि आपने ये कॉन्फिडेंस की बात की। उसमें एक लड़की को किसी लड़के से अट्रैक्शन हो गया था, एंड शी वॉज इन 7th स्टैंडर्ड। तो उस टाइम पे उन दोनों की जो बातें होती थी, उसमें रूटीन बातें होती थी, क्या खाया, क्या पिया, आज क्या पहना, कहाँ जाने वाले हो, और बीच बीच में एक दूसरे को थोड़ा सा प्रपोज जैसे कर दिया कि आई लव यू बोल दिया। पर इमोजीज का यूज बहुत होता है। आप देखिए, हम जब भी यहाँ पे भी जो लाइक्स आ रही है उसमें मैं थम्स अप देख रहा हूँ, हार्ट का सिंबल देख रहा हूँ, केयर का सिंबल देख रहा हूँ, तो ऐसा किस वाले इमोजी जो होते वो लड़की ने भेजे हुए थे, और फिर उस लड़के ने उसको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया था कि अगर मैं बोलूँ वैसे तू नहीं करेगी तो मैं ये सब जगह पे शेयर कर दूंगा, तेरी जो थोड़ी फोटो मेरे पास है मैं उसको माफ कर दूंगा। तो वो लड़की डर गई थी और अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। पर जब ये चीजें बढ़ने लगी, तब उसने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की, और फिर उन्होंने साइबर एक्सपर्ट की हेल्प ली। हमारे पास जब आए थे तब हमने उनको एक लिंक जनरेट करके दी, और फिर उसका सॉल्यूशन आया। मैं कहना ये चाहता हूं कि ऐसा जब भी होता है तब बच्चे हमेशा से डरते हैं। बच्चे गलती करते हैं, पेरेंट्स भी गलती करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ बच्चे गलती करते हैं, पेरेंट्स भी गलती करते हैं, पर दोनों को एक दूसरे के साथ शेयर करना कि मेरे से ये गलती हो गई, या मैं सॉरी मुझसे ये हो गया, ये करेंगे तो हम हो सकता है कि उनको ज्यादा सपोर्ट दे पाए। सो ये एक चीज डिजिटल टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है जो हमें करनी चाहिए। सो दैट वाज माय आंसर। एंड मीडिया के लिए मैं ये बोलूंगा कि मीडिया बहुत अच्छी चीज है, उसका यूज किस तरह से होता है उसके ऊपर ही उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है। डिजिटल मीडिया लिटरेसी सब कुछ है, पर अगर हम नहीं करेंगे तो वो खराब ही होगी। एग्जाम्पल जो मेरे सेशंस में मैं बच्चों को देता हूँ कि हमारे आर्मी के जो सैनिक हैं उनके पास AK-56 राइफल होती है, तो वो हमारी रक्षा के लिए होती है, और हम कॉन्फिडेंस से ऐसे कि उनके पास राइफल है वो हमारी रक्षा ही करेंगे, तो हमें अच्छा लगता है। पर सेम चीज अगर वही राइफल टेररिस्ट के हाथ में होगी तो हमें डर लगता है। मतलब सेम चीज मोबाइल के साथ है कि मोबाइल अगर आप अच्छे से यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा काम का है। अभी ऑनलाइन एजुकेशन का और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, बच्चे उसके ऊपर ही पढ़ सकते हैं। पर अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की जगह पे कुछ सोशल मीडिया साइट्स, कुछ पॉर्न साइट्स इस जगह पे ज्यादा अगर जाने लगे तो उसके हार्म्स भी बच्चों में बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो वो हमें मॉनिटरिंग करते रहना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हमें अपने बच्चों के साथ रहना है, कंटिन्यू रहना है, टाइम देना है। अगर हम उनको टाइम देते रहेंगे तो वो मीडिया का यूज अच्छे से ही करेंगे। कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है उनके ऊपर कि नहीं, वो हमारे बच्चे हैं, वो हमसे सब शेयर करने ही वाले। सो विद दिस आई थिंक देर आर नो मोर क्वेश्चंस। तो आई जस्ट एंड माई टॉक हियर, एंड आई विल थैंक आदर्श अहमदाबाद एंड P4P टीम कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आपसे शेयर करने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन
for your patient hearing, and thank you.